हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 5 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 आर अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। हमारे अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा एम क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का, हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है कि हम बच्चे को समझा पाएँ कि भाई मून क्या होता है और मून की सैटेलाइट्स कौन कौन सी होती हैं, या उस जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स में डिफरेंस करना आना चाहिए बच्चे को। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का क्या मकसद होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है स्पेस रिसर्च में। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ सकती है क्या, या हम यूज़ कर सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए। हम कुछ पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीडीज़ का, फिल्म्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि स्पेस से रिलेटेड हो और हम बच्चे को अच्छे से समझा पाएँ। टेनिस बॉल, अ रबर बॉल एंड अ लैम्प टू शो द फॉर्मेशन ऑफ एन इक्लिप्स, और इक्लिप्स की फॉर्मेशन के लिए हम बॉल्स का यूज़ कर सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए, राइट। इन क्लास 4 वी रीड अबाउट द अर्थ। अब क्लास 4 में हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था, द प्लैनेट्स एंड द सीजन्स, लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द मून एंड द अदर सैटेलाइट्स। भाई जब हम क्लास 4 में पढ़ा था तो हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, सीजन्स के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से सीजन्स अफेक्ट करते हैं, राइट। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द मून एंड अदर सैटेलाइट्स। अब हम मून और अदर अदर जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एज द अर्थ गोज राउंड द सन, जैसे ही अर्थ सन के चारों तरफ जाता है, राउंड द सन, द मून गोज अराउंड द अर्थ, ऐसे ही मून किसकी तरफ होता है, अर्थ के चारों तरफ। द मून इज आर अर्थ्स क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस। जो मून है अर्थ का सबसे क्लोज नेबर है स्पेस के अंदर। जैसे आपके नेबर में अंकल आंटी रहते होंगे तो वो आपके नेबर्स हैं, राइट। तो स्पेस में अगर हम बात करें तो अर्थ का सबसे क्लोज नेबर कौन है, अर्थ का मून है, ठीक है। द मून इज द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट, और जो मून है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट भी है, उसकी अपनी लाइट नेचुरल सैटेलाइट है, राइट। अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। अब सैटेलाइट क्या होता है, वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। देखो अब हमने यहाँ पे दो तीन बातें पढ़ी। सबसे पहली बात, हम यहाँ पर मून और सैटेलाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अर्थ घूमती है, एज द अर्थ गोज राउंड द सन, सन के चारों तरफ जाती है, ऐसे ही मून किसके चारों तरफ जाता है, अर्थ के, ठीक है। मून किसका नेबर है, अर्थ का नेबर है। कहाँ पर, स्पेस के अंदर, ठीक है। मून क्या है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। और सैटेलाइट किसे कहते हैं, सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। अब मून शाइन क्यों करता है, द फुल मून इज द ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी इन द नाइट स्काई। जो फुल मून होता है, जब आपको पूरा चांद दिखाई देता है तब उसको हम फुल मून कहते हैं। ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी मतलब है जो बहुत ही चमकदार और भारी एक बॉडी होती है उस नाइट स्काई में। इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है, बट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट। पर वो चमकता है, क्यों चमकता है, क्योंकि उसने जितनी भी सन की लाइट थी वो क्या की थी, एब्जॉर्ब की थी, वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट करती है, जो उसके ऊपर पड़ती है, जो उसके ऊपर पड़ती है लाइट सन की, वो उसको रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है, मून। तो उसकी अपनी कोई भी लाइट नहीं होती, कोई भी शाइन नहीं होती। वो जो हमें दिखता है मून, वो क्यों दिखता है, क्योंकि जो सूरज की जो किरणें उसके ऊपर पड़ रही हैं, जो सूरज की जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है मून के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट होकर हमें मून यहाँ से दिखाई देता है रात में। इट इज स्मॉलर देन द सन दो इट अपियर्स टू बी ऑफ द सेम साइज। वैसे तो सन का जो साइज है उस वो बड़ा है मून से, मून छोटा है साइज में, लेकिन जब हम नीचे से इस अर्थ से खड़े होकर देखते हैं तो हमें साइज दोनों का ऑलमोस्ट सेम लगता है। दिस इज सो बिकॉज द मून इज क्लोजर टू अस देन द सन, और इसलिए ऐसा दिखाई देता है क्योंकि मून जो है हम अर्थ से ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि सन तो बहुत दूर है। अब उसका साइज़ भी बड़ा है, लेकिन वो दूर होने की वजह से उसका साइज़ जो है हमें नॉर्मल मतलब छोटा दिखाई देता है। और मून क्लोज़ है, उसका साइज़ छोटा है, तो वो जो साइज़ उसे हमें दिखाई देता है, तो वो हमें ऐसा लगता है कि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम हैं, और हम ये सोचते हैं दोनों स्पेस के अंदर हैं, राइट? लेकिन डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा है दोनों के अर्थ से अगर हम डिस्टेंस देखें तो। द मून इज़ अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ।
अब ये अर्थ से छोटा है और इसकी जो डिस्टेंस है वो आपको बता रखी है, तो आपको इसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए कितनी दूरी पर है ये अर्थ से। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये याद कर लेना, नेचुरल सैटेलाइट। सरफेस ऑफ द मून, अब सरफेस कैसा होता है मून का? सरफेस ऑफ द मून इज रफ एंड अनइवन। रफ मीन्स खुरदुरा, अनइवन मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। इट इज मेड ऑफ ग्रेट प्लेन्स एंड ह्यूज माउंटेन्स। ग्रेट प्लेन्स, प्लेन्स मतलब होता है जैसी सड़कें होती हैं हमारी, ठीक है, इनको हम कहते हैं प्लेन्स। ये प्लेन्स से बने होते हैं। और ह्यूज माउंटेन्स मतलब जो पहाड़ी इलाका आपने देखा होगा, पिक्चर्स में भी देखा होगा कि जैसे पहाड़ी इलाका होता है, ऊपर नीचे पहाड़ होते हैं, तो वो उस तरीके का उस तरीके से बना हुआ होता है। देयर आर बिग राउंड हॉलोज कॉल्ड क्रेटर्स ऑन द मून। अब वहां पर बहुत बड़े बड़े गोल गोल क्या होते हैं? क्रेटर्स होते हैं। राउंड हॉलोज होते हैं, मतलब गोल गोल उनमें वो छेद होते हैं। तो these craters are formed when pieces of rocks called meteorites dash into the surface of the moon. अब वो जो गोल गोल हॉलो हो रहे हैं, छेद जो हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्रेटर्स कहते हैं। कहाँ पर कह रहे हैं हम क्रेटर्स? मून की जो सरफेस है उसकी ऊपर की बात हो रही है। अब ये क्रेटर्स जो हैं ये कैसे बनते हैं? क्रेटर्स बनते हैं भाई जब कोई मिटियोराइट आपने देखा होगा ना, टूटता तारा जा रहा है हम कहते हैं, ठीक है। तो वो जब मून की सतह पर गिरता है, मून के सरफेस पर गिरता है, तो वो क्या करता है? एक होल बना देता है, ठीक है। द सरफेस ऑफ द मून इज स्कैर्ड विद मिलियंस ऑफ क्रेटर्स। अब जो सरफेस है मून की, उस पे मिलियंस ऑफ क्रेटर्स गिरे हुए हैं। The rocks that were brought back to Earth by astronauts tell us that the surface of the moon is covered with dark grey dust. अब रॉक्स के कुछ पीसेस कई बार क्या होता है, अर्थ पे गिर जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स या फिर लेकर आते हैं कई बार। तो क्या होता है, वो उसको रिसर्च करते हैं और तब हमें बताते हैं कि वहाँ का जो रॉक पीस है वो डार्क ग्रे कलर का है। द मून इज़ अबाउट 4,500 मिलियन ईयर्स ओल्ड। जो मून है वो इतने ईयर्स ओल्ड है जितनी एज किसकी है? अर्थ की। अर्थ की भी इतनी ही एज है। अगर आपसे एज पूछ ली जाती है मून की और अर्थ की, तो ये एज है उसकी। फेजेस ऑफ मून, अब मून के फेजेस होते हैं। डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एज विजिबल फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड इट्स फेजेस। अब आप अलग अलग तरीके के फेजेस देखते हैं, इस तरीके के आप बहुत सारे फेजेस देखते हैं मून के, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? फेजेस कहते हैं। द शेप ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज डिपेंड्स ऑन द लाइटेड पार्ट दैट कैन बी सीन बाय अस एट अ टाइम ऑन अर्थ। जितना पार्ट हमें दिखाई दे रहा है वो डिपेंड करता है कि उस पर कितना रिफ्लेक्शन पड़ रहा है सन का। क्योंकि भाई अगर हमारी तरफ अंधेरा है, हमारी तरफ रात हो रही है, तो दूसरी जगह किसी और जगह पर चांद सूरज निकला हुआ है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो इन चांद के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो इसका फुल मून या हाफ मून, जो जितनी भी जो भी फेज है जो हमें दिखाई दे रहा है, वो उसके रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे रहा है, राइट। सो देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। क्या यहाँ पर कोई लाइफ नहीं है मून पर? देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून। मून के ऊपर, मून की सरफेस पे कोई भी एयर नहीं है और पानी नहीं है। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट देयर, कोई भी जिंदगी वहाँ रह नहीं सकती, लाइफ नहीं है। द मून्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। भाई मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ से 1/6 है, एक हिस्सा है, ठीक है। ऑन द मून यू कैन इजीली लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वुड बी टू हैवी फॉर यू टू लिफ्ट ऑन अर्थ। भाई जब वहाँ की ग्रेविटी 1/6 हो गई है अर्थ से, तो आपके लिए तो हर चीज़ लिफ्ट करना बहुत आसान है, हर चीज़ को पकड़ना आसान है। भाई अर्थ पे आप एक भारी बॉक्स उठा के चल नहीं सकते क्योंकि ग्रेविटी है, राइट। लेकिन जब आप यही काम मून पे करोगे तो वो काम आप आसानी से कर लोगे। क्यों करोगे? क्योंकि वहाँ की जो ग्रेविटी वो 1/6 है, अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है, राइट। ऑन द मून यू कैन इजीली लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स। वहाँ पर आप आसानी से भारी सामान उठा सकते हो, जो जबकि आप अर्थ पे नहीं कर सकते। और वहाँ पर कोई भी लेयर नहीं है एटमॉस्फेयर की। नो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द मून सरफेस। कोई भी जो हमने लेयर्स पढ़ी हैं एटमॉस्फेयर की, लेकिन वहाँ पर कोई भी लेयर नहीं है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग रेज जो होती हैं सन की, उससे कोई प्रोटेक्शन हमें वहाँ नहीं मिलेगी, इसलिए वहाँ पर कोई लाइफ नहीं है। The side of the moon facing the sun is extremely hot and the side away from the sun is too cold to support life. अब देखो, जो हिस्सा सन का मून का जो हिस्सा सन की तरफ फेस किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और वही हिस्सा जो दूसरा हिस्सा होता है सन मून का, जो जिसमें
सन से दूर है जो, वो बहुत ठंडा होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, उसकी लाइफ चलती है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून। भाई वहां पर एयर जब है ही नहीं तो आप आपस में बात भी नहीं कर सकते। द स्काई इज ऑलवेज ब्लीक एंड देयर आर नो क्लाउड्स टू हाइड द सन। वही आसमान बिल्कुल खुला है, वहां पर क्लाउड्स को ढकने के लिए कोई भी, मतलब क्लाउड्स भी नहीं दिखाई देंगे कि सन ढक जाए, आपको डायरेक्ट रोशनी मिलेगी सन की, तो आप तपोगे, जलोगे वहां पर। इट इज़ अ लोनली एंड साइलेंट प्लेस विदाउट एनी एनिमल, प्लांट और लेक। वो बिल्कुल एक लोनली प्लेस है, साइलेंट प्लेस है, ठीक है, जहाँ पर कोई भी एनिमल्स नहीं है, कोई भी प्लांट नहीं है, कोई भी लेक नहीं है, कोई भी लाइफ नहीं है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब अर्थ पे क्या है, बहुत सारी लेयर्स हैं जो कि सन की स्ट्रॉन्ग हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती हैं और हम तक नहीं पहुंचने देती। एंड अलाउज ओनली अ पार्ट टू रीच द अर्थ ड्यूरिंग डे। और हमें दिन में ही धूप देखने को मिलती है, ये आप जानते हो। जैसे कि अब सर्दियाँ चल रही हैं तो सब चाहते हैं हम थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाएं, लेकिन अब सूरज देवता क्या कर रहे हैं, बहुत नखरे दिखाते हैं, जल्दी से धूप अच्छी नहीं दे रहे हैं, बहुत धीमी धीमी धूप आ रही है ना। बहुत अच्छी धूप जैसे बीच में आ रही थी, अब वैसी नहीं आ रही, क्योंकि अब हमारा दिल चाहता, अब ठंड ज़्यादा है तो हम चाहते हैं कि हम धूप में बैठ जाएं, राइट। लेकिन अब धूप जो है वो हल्की है। तो जो स्ट्रॉन्ग हीट होती है सन की, वो जो एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो उसको रोक लेती हैं ताकि अर्थ तक ना पहुंच सके। अगर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट जो वो फेंकता है, सन फेंकता है अपनी तरफ से, जो रेज आती हैं, अगर वो हम तक डायरेक्टली पहुंचने लगे तो यहाँ पर लोग जल जाएंगे। गर्मी है उसमें बहुत ज़्यादा। आप गर्मियों में देखो 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितनी गर्मी होगी सन के अंदर। इट डज़ नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप। अब रात में जो हीट होती है अर्थ की, वो किसी तरह वो अलाउ नहीं करता कि वो किसी तरह छुप जाए। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डेंजरस रेडिएशंस एंड मीटियोर्स व्हिच वुड अदरवाइज हैव फॉलन ऑन द अर्थ। अब जो एटमॉस्फेयर में इतनी सारी लेयर्स हैं, वो क्या करती हैं, वो हमारी हेल्प कर रही हैं। भाई अल्ट्रावायलेट रेस को से वो हमें बचा रही हैं, भाई हमें स्किन कैंसर नहीं होने दे रही हैं। अल्ट्रावायलेट रेज अगर अर्थ तक पहुंचेंगी, ह्यूमन बींग्स को लगेंगी, तो स्किन कैंसर होगा, बहुत सारी डिजीजेज हो जाएंगी स्किन से रिलेटेड, ठीक है। तो इन सब से हमें बचा रही हैं। अब आप देखो स्पेस में इतने मिट्योर्स होते हैं, मिट्योराइट्स होते हैं, तो वो आपस में टूटते रहते हैं, तो वो कहाँ फिर अर्थ पे डायरेक्ट आया करेंगे। तो वो क्या करती हैं, जो इतनी भी लेयर्स हैं वो उसको आपको रोकती हैं ताकि वो अर्थ तक ना आ सके। नाउ लैंडिंग ऑन द मून, द अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट अपोलो 11 लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969। अब ये जो था एक अपोलो 11 था स्पेस क्राफ्ट, जो कि बहुत सक्सेसफुली क्या हुआ, लैंड हुआ। कहाँ पर, मून पर। जुलाई 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन स्टेप्ड ऑन द मून सरफेस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो थे, उन्होंने मून की सतह पर कदम रखा। while the third astronaut Michael Collins remained in the spacecraft to circle the moon and keep in touch with the earth। लेकिन माइकल कॉलिन जो थे वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही रहे ताकि वो अर्थ में जो साइंटिस्ट बैठे थे उनसे टच में रहें और मून का जो चेकअप है वो अच्छे से कर सकें, मतलब कि बाहर की सतह को वो अच्छे से उसको चेक कर सकें। इसके ओरल क्वेश्चंस कर लेते हैं। द डैश इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। तो कौन घूमता है प्लैनेट के अराउंड, सैटेलाइट। द क्रेटर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून आर फॉर्म्ड बाय द पीसेस ऑफ रॉक्स कॉल्ड। भाई क्रेटर्स कैसे बनते हैं, मीटियोराइट्स क्या करते थे, गिरते थे तो क्या हो जाता था, हॉलो स्पेस हो जाता था, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेटर्स कहते हैं। तो कैसे बनते हैं क्रेटर्स, मीटियोराइट्स से। देयर इज नो एयर ऑन लाइफ ऑन द मून। भाई एयर और लाइफ कहाँ नहीं है, मून पर नहीं है, अर्थ पे तो हम रह ही रहे हैं। एक्लिप्स ऑफ द मून एंड द सन। अब हम एक्लिप्स के बारे में पढ़ते हैं। एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज वन थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे लाइट पास नहीं हो सकती। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इट शेडोज इज फॉर्म। अब भाई किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट डालोगे तो उसकी एक शेडो बनेगी। अब देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बुक है, ठीक है। ये बुक पे अगर मैं लाइट डालूंगी ना, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसके ऊपर एक लाइट डालूंगी तो इसकी एक क्या बनेगी, इमेज फॉर्म होगी, राइट। तो द अर्थ एंड द मून इज एन आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जो अर्थ और मून है वो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। When the sun's light falls on the earth and the moon,
जब सन की लाइट अर्थ और मून पर पड़ती है, देयर शेडोज आर फॉर्म्ड एंड दे प्ले हाइड एंड सीक। अब क्या होता है कि जब इन सन की जो लाइट है वो अर्थ और मून पर पड़ती है तो क्या होता है, इनकी क्या बनती है, इनकी शेडोज बनती हैं और ये क्या करते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, छुपम छुपाई खेलते हैं। अब ये छुपम छुपाई कैसे खेलते हैं, अब देखो। Eclipse are nothing but the shadows of the earth and the moon। अब eclipse कुछ नहीं है, क्या है ये, shadows हैं, परछाई है। किसकी परछाई है, अर्थ की और मून की। द मून कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, हमने सबसे पहले पढ़ा था मून किसके चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ के। At times during the journey, the moon moves into the dark shadow of the earth। और कई बार ये होता है जब ये घूम रहा होता है तो इसको डार्क हिस्से में भी, जो बहुत काला हिस्सा होता है उसमें भी जाना होता है अर्थ के। एंड डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट, और उस टाइम इसको कोई भी सनलाइट रिसीव नहीं होती। देन इट गेट्स हिडन फ्रॉम व्यू, इसीलिए कई बार हमें चांद नजर नहीं आता। क्यों चांद नजर नहीं आता, अब इसका आंसर आप दे सकते हो। क्योंकि जब ये जो मून है अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा होता है तब क्या होता है, ये डार्क साइड में चला जाता है, जिसकी वजह से इसको कोई भी जो सनलाइट है वो रिसीव नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये हमें छुपा हुआ नजर आता है। वी कॉल दिस एन एक्लिप्स ऑफ द मून और ल्यूनर एक्लिप्स, उसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स। When the moon is completely in the dark shadow of the earth, it is total lunar eclipse। अब भाई मून जब कंप्लीटली डार्क शेडो में है अर्थ की, भाई अर्थ शेडो की बात चल रही है, डायरेक्ट ये मत सोचना कि अर्थ के नीचे डार्क है। जो अर्थ की शेडो है, वो जो डार्क वाली शेडो है उसके अंदर जब चला जाता है तब ल्यूनर एक्लिप्स था, और जब बहुत ही ज्यादा डार्क में चला जाएगा तब टोटल ल्यूनर एक्लिप्स हो जाएगा। व्हेन द मून इज ओनली पार्टली हिडन बाय द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ, इट इज पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। अब भाई अगर उसका थोड़ा सा भी पार्ट लाइट में है, ठीक है, वो उस तक थोड़ी सी लाइट आ रही है, कंप्लीटली डार्क नहीं है, तब वो क्या होगा, पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। पार्शियल मीन्स आधा, ठीक है। व्हेन द मून कम्स आउट ऑफ द शेडो ऑफ द अर्थ, भाई जब मून कहाँ से आ गया, अर्थ की शेडो से बाहर आ गया, तो एक्लिप्स क्या हो गया, खत्म। एंड द मून कैन बी क्लियरली सीन, और जो मून है वो आप आसानी से देख सकते हो। एट द टाइम ऑफ द एक्लिप्स द सन, the earth and the moon are in straight line। अब भाई जब क्या हो रहा है, ये जो ल्यूनर एक्लिप्स हो रहे हैं, जब जब एक्लिप्स का टाइम हो रहा है तो सन अर्थ और मून जो होते हैं वो एक लाइन में होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अ ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स ओनली एट नाइट, और ल्यूनर एक्लिप्स हमेशा रात में होता है। जस्ट एज द अर्थ कास्ट अ शेडो ऑन द मून ऑल्सो कास्ट अ शेडो ऑन द अर्थ। अब जिस तरीके से अर्थ कास्ट करता है शेडो मून की, मून पर, उसी तरीके से मून भी क्या करती है, अर्थ पर अपनी शेडो डालती है। व्हेन पीपल इन द शेडो ऑफ द मून कैन नॉट सी द सन, इट इज एन एक्लिप्स ऑफ द सन। भाई जब मून की शेडो में सन को नहीं देख पाते लोग तो उसको क्या कहते हैं, सोलर एक्लिप्स। देखा है आपने कभी सोलर एक्लिप्स, तो उसमें क्या होता है, मून की शेडो में क्या होता है, मून की शेडो में लोग आ जाते हैं और सन छुप जाता है, ठीक है, तो सन को नहीं देख पाते, तो इसकी वजह से क्या होता है, सोलर एक्लिप्स होता है। When the sun is completely hidden behind the shadow of the moon, it is total solar eclipse। भाई देखो यहाँ पर जितने भी एक्लिप्स हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें सारा खेल किसका है, शेडो का है। पहले हमने जो पढ़ा वो मून की शेडो का पढ़ रहे थे हम, ल्यूनर एक्लिप्स जब पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम सोलर एक्लिप्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर किसकी सन है, किसकी किसकी शैडो की पढ़ रहे हैं हम, अभी इसमें पढ़ रहे हैं मून की शैडो, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, अर्थ की शैडो का पढ़ रहे थे, राइट। अब क्या कर रहे हैं, हम सन की शैडो का पढ़ रहे हैं, ठीक है। सन की शैडो में क्या हो रहा है, अब जब वो कंप्लीटली उसमें छुप जाएगा, सन की द शैडो ऑफ द मून की शैडो में छुप जाएगा कंप्लीटली, तो क्या हो जाएगा, टोटल सोलर एक्लिप्स। और जब वो पार्शियली छुपेगा तो क्या होगा, नॉर्मली सोलर एक्लिप्स, जब मून ऊपर आ जाएगा। When the shadow of the moon hides only a part of the sun। अब मून ने क्या किया, मून की जो शेडो है उसने क्या किया, एक हिस्सा ही छुपाया, बस सन का एक हिस्सा छुपाया, तो उसको क्या कहेंगे, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। एट द टाइम ऑफ द एक्लिप्स द सन, द मून, द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। अभी हमने ल्यूनर एक्लिप्स में भी पढ़ा था कि
सन, मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं। वंस द मून मूव्स आउट ऑफ द लाइन और द एक्लिप्स इज ओवर एंड वी कैन सी द सन अगेन। अगर जैसे ही जो मून है मूव करता है, लाइन से हट जाता है, तभी एक्लिप्स ओवर हो जाता है और हम फिर से सन को देख पाते हैं। अ सोलर एक्लिप्स अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे। अब सोलर एक्लिप्स हमेशा दिन में होता है और ल्यूनर एक्लिप्स हमेशा रात में होता है, इसको भी याद रखना। इट शुड नॉट लुक एट अ सोलर एक्लिप्स विद नेकेड आई। आप कभी भी सोलर एक्लिप्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। इट कैन हार्म योर आइज, वो आपकी आइज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखो ये मैं यहीं तक समझाती हूँ, आगे दूसरी वीडियो बनाऊंगी द मून एंड द टाइड्स से मैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है और वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।